उत्तराखंड की जलवायु और मिट्टी ऐसी है कि यहाँ परंपरागत धान गेहूं के अलावा लेमन ग्रास, पुदीना, तुलसी, दालचीनी, गुलाब और रोजमेरी जैसी सुगंधित फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। और इस तरह की खेती की शुरुआत हुई लगभग 90 के दशक से। साल 2003 में देहरादून में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स बना। इसने किसानों को बीज और तकनीकी मदद देना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि 6 से 8 हजार किसान अरोमा फसलों की खेती करने लगे। लेकिन समस्या ये रही कि खेती छोटे छोटे टुकड़ों पर होती थी। डिस्टिलेशन यूनिट्स की कमी थी। किसानों को मार्केट तक पहुंचने में दिक्कत होती थी और बिचौलियों के कारण उचित दाम भी नहीं मिल पाता था। 2020 तक राज्य में केवल 6000 हेक्टेयर भूमि पर ही अरोमा खेती हो रही थी। यानी संभावनाएं बहुत थी लेकिन उपयोग बहुत कम। अब रिसेंटली धामी सरकार ने महक क्रांति नीति लॉन्च की है। उद्देश्य है कि आने वाले 20 सालों में 22,750 हेक्टेयर जमीन पर सुगंधित फसलों की खेती होगी। लगभग 91,000 किसानों को इस नीति का सीधा लाभ मिले और करीब 500 MSME उद्योग सुगंधित तेल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्थापित हों। सरकार का कहना है कि अगर किसान 1 हेक्टेयर तक खेती करता है तो उसे 80% तक अनुदान मिलेगा। 1 हेक्टेयर से ज्यादा होने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। सबसे दिलचस्प पहलू है स्पेशल वैलीज बनाने का विचार। डेमस्क रोज वैली, अल्मोड़ा चमेली 2000 हेक्टेयर, सिनेमन वैली, नैनीताल चंपावत 5200 हेक्टेयर, तिमुर वैली, पिथौरागढ़ 5150 हेक्टेयर, लेमन ग्रास वैली 2400 हेक्टेयर, मिंट वैली 8000 हेक्टेयर। यानी सरकार उत्तराखंड को अलग अलग फ्रेग्रेंस हब्स में बदलने का सपना देख रही है। तो सवाल यह है कि इस नीति से वास्तव में क्या बदल सकता है? किसानों की आय में वृद्धि। अरोमा फसलें पारंपरिक फसलों से 3 से 4 गुना ज्यादा मुनाफा देती हैं। जैसे कि लेमन ग्रास से किसान 80 से 100 किलो तेल निकालते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 1200 रुपए से 1600 प्रति किलो तक होती है। रोजगार के नए अवसर। खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट और टूरिज्म तक नए रोजगार बनेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पर्यावरणीय फायदे। ये फसलें कम पानी में हो जाती हैं, सॉइल इरोजन घटता है और जंगली जानवर से भी फसल की सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि इनकी गंध जानवरों को आकर्षित नहीं करती। पलायन रोकने की उम्मीद। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है गांव खाली हो रहे हैं। महक क्रांति नीति से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े तो युवाओं का पलायन रुक सकता है। आप स्क्रीन पर बने इस टेबल में एक कंपैरिजन देख सकते हैं। इस पॉलिसी के आने से पहले और बाद क्या बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कहानी इतनी आसान भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई बार सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना लेती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता। ये बात और है, धामी जी की छवि इससे थोड़ी अलग है। बहरहाल देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला, मार्केट और गारंटी। सबसे बड़ी समस्या होगी कि इन अरोमा प्रोडक्ट्स का बाजार कौन सुनिश्चित करेगा। अगर किसानों को MSP जैसी गारंटी नहीं मिली तो वो फिर बिचौलियों के चंगुल में फंस जाएंगे। पारंपरिक फसलों का संकट। अगर सब किसान अरोमा खेती की ओर चले गए तो फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। धान गेहूं जैसी जरूरी फसलें पीछे छूट सकती हैं। तीसरा, बजट और संसाधन। 80% सब्सिडी देना बहुत बड़ा दावा है। सवाल यह है कि क्या सरकार लंबे समय तक इतना वित्तीय बोझ उठा पाएगी। जागरूकता और ट्रेनिंग। किसानों को नई तकनीकी और खेती का अनुभव नहीं है। अगर उन्हें सही ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट नहीं मिला तो योजना का असर सीमित रहेगा। ग्लोबल मार्केट पर निर्भरता। एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय मांग कभी स्थिर नहीं रहती। अगर एक्सपोर्ट पर निर्भरता बढ़ गई तो छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी महक क्रांति नीति की पूरी कहानी। ये किसानों की आय बढ़ा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है और उत्तराखंड को एक फ्रेग्रेंस हब बना सकती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।